डीआरएस इनसाइट्स के आज के स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के स्पेशल सेशन में। थैंक यू नेहा जी। तो नतीजे आने के बाद हमने देखा बीईएमएल, आज हमने जबरदस्त तेजी देखी 15.5%। अगर हम देखें तो शेयर चढ़कर बंद हुआ। ये आज ही के लिए था या आप अभी नियर फ्यूचर में आप कैसा देखते हैं इसको परफॉर्म करते हुए? देखिए, बीएमएल एक सरकारी कंपनी है, लेकिन बहुत ही जल्द इस कंपनी में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आने वाला है। तो ऑब्वियसली ये अच्छा संकेत है कि कंपनी ने परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया है, बिकॉज गवर्नमेंट भी चाहेगी कि अच्छा वैल्यूएशन इनको मिले। हम्म। और सबसे बड़ी बात, जो ऑर्डर बुक इनके पास है, जो नंबर्स इन्होंने दिखाया है, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही स्ट्रांग थी। मार्केट ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से 15% एक दिन में स्टॉक को उछाला है। हो सकता है कि अगले एक दो दिन में थोड़ी सी बिकवाली आए, लेकिन अगर अगले 6-12 महीने की बात करें तो मुझे हाँ लगता जी। है कि यहाँ पे ट्रैक्शन पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो कुछ लेवल्स शेयर कर सकते हैं आप? इसलिए मुझे लगता है कि देखिए, 15% बढ़ने के बाद मैं चाहूंगा कि स्टॉक को कम से कम 8-10 5-6% अगर करेक्शन होता है तो वो लेवल अच्छा। पे आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि तभी आपको एक अच्छा मौका मिलेगा उसको एक्यूमुलेट करने के लिए विद टाइम फ्रेम ऑफ एटलीस्ट 6 to 12 months। ऑल राइट, सो विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 6 to 12 मंथ्स आप कह रहे हैं अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है बीईएमएल में। तो आईटीसी की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि फ्राइडे को भी इसके बढ़ा था शेयर, और अभी मंडे को भी ये बढ़त कंटिन्यूड है। तो आप बताइए, नियर फ्यूचर में या रीजंस इसके अभी कंटिन्यू रहेगी ये बढ़त, या फिर आप कोई करेक्शन देखते हैं? कैसा परफॉर्म करेगा आईटीसी? देखिए, पहली बात तो आईटीसी के जो नंबर्स आ गए, इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शनल इनकम था। इन्होंने 15,000 करोड़ का इनकम चौथे क्वार्टर में रिकॉर्ड किया। तो अगर हम इसके स्टैंड अलोन कोर अर्निंग्स को देखें तो नंबर्स में ऐसा कोई बड़ा फायरवर्क्स नहीं था। हार्डली 2% का टॉप लाइन ग्रोथ हम्म। था, करीबन 2-2.5% की प्रॉफिट ग्रोथ थी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, ऐसी कंपनीज में आपको बड़ा रीरेटिंग मिलना जरा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट चाहेगी कि कम से कम डबल डिजिट ग्रोथ रेवेन्यू में हो, प्रॉफिट में हो। हम्म। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है ये एक रेंज बाउंड मार्केट परफॉर्मर ही रहेगा, क्योंकि देखिए, जब तक 8-10% का रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आता नहीं है। हालांकि डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, इनके कैश फ्लो अच्छे हैं। करीबन 17-18 हजार करोड़ की कैश कंपनी के बुक्स पे है। बट ये सारी चीजें अर्निंग्स में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो चुकी है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जिनके पास है वो होल्ड करे। बट कोई जल्दबाजी खरीदने की मत करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है आपको थोड़ा सा निचले लेवल पे ये स्टॉक मिल सकता है। तभी खरीदने के मौके आपको मिलेंगे। राइट सर, आप डिफेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, डिफेंस में मुझे आपको यही बोलना है कि जो भी कंपनियां हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत डायनेमिक्स है, माजगांव डॉक है, ये सारी बहुत बढ़िया कंपनीज है। लेकिन जिस प्रकार की तेजी हमने बहुत छोटे समय में देखी है, मैं यही निवेशकों को कहूंगा कि अगर खरीदना भी है तो एसआईपी मोड में खरीदिए, क्योंकि ओके। बहुत छोटे समय में ये स्टॉक्स भाग चुके हैं। ऑर्डर बुक तो 1.5-1.5 2 2 साल की है। पर आपको अगर सही मायने में बड़ा पैसा बनाना है तो एक साथ पैसा इसमें मत डालिए। हो सकता है कि आगे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि अभी सेंटिमेंट हाई है तो लोग कोई भी वैल्यूएशन पे ये शेयर्स खरीद रहे हैं। तो बाय ऑन डिप की हम्म। स्ट्रेटेजी रखिए और एसआईपी में खरीदिए। ये सारी कंपनीज में अच्छा पैसा बनेगा, अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है। ऑल राइट सर, आप कह रहे हैं एसआईपी मोड में डिफेंस सेक्टर के शेयरों में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं काफी बढ़त हो चुकी है और करेक्शन एक्सपेक्टेड है। बाय ऑन डिप की सलाह है डिफेंस सेक्टर में। ये बिल्कुल यही करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट के हिसाब से खरीदने जाते हैं और ऊपरी लेवल पे फंस जाते हैं। तो इनका यही एक सोल्यूशन है कि आप पूरा पैसा एक शॉर्ट में मत डिप्लॉय करिए, आपको मौके मिलेंगे। और निचले लेवल पे जब स्टॉक आएगा तब कंपनी के फंडामेंटल्स तो चेंज होते नहीं है, तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा अगर आप एसआईपी मोड में करेंगे। ऑल राइट, तो विवेक कुमार बैंक ऑफ बड़ौदा पर अगले 3 महीने के लिए व्यू चाह रहे हैं और टारगेट्स भी पूछ रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से मैं आपको यही कहूंगा कि अगर 3 महीने का व्यू है तो मेरे ख्याल से 5 से 6% का एक आपको अपसाइड पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नंबर अभी आ गए मार्च क्वार्टर के, ये थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। थोड़ी सी एसेट क्वालिटी इनकी एलिवेट हो गई है। बट अगर सरकारी बैंक्स की बात करें तो ये नंबर 2 पोजीशन पे है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का गवर्नमेंट कैपेक्स अभी अप्रैल टू जून में, जुलाई टू सितंबर में आएगा, इसका असर डेफिनेटली कंपनी, आई मीन बैंक के बैलेंस शीट पे अच्छा होना चाहिए। तो मोटा मोटी आई थिंक 5 to 6% का अपसाइड पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है, अगर आप 6 से 12 महीने की अवधि के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो
तो मुझे लगता है कि आपको 15-16% का भी अपसाइड मिल सकता है। तो मैं टारगेट प्राइस बताना नहीं चाहूंगा, बट एटलीस्ट 5% फ्रॉम द करंट लेवल्स इज पॉसिबल। आप अपना एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस रखिए और उसके हिसाब से काम करिए। ऑलराइट, सचिन यादव जी हैं। सचिन यादव जी पूछ रहे हैं कॉनकॉर पे 3 मंथ्स के लिए, ये भी पूछ रहे हैं। इनका जो बाय प्राइस है कॉनकॉर का वो है 727 का। देखिए, कॉनकॉर में भी मेरे ख्याल से बोनस इशू अनाउंस कर दिया है 1:4, हम्म। और नंबर जो आ गए हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। बट कॉनकॉर रेलवे फ्रेट कॉरिडोर में एक मोनोपोली प्लेयर है। अगर रेलवे सेक्टर का ग्रोथ होता है तो ऑब्वियसली कॉनकॉर जैसी कंपनी को भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स, रेल लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक एक छोटी रेंज में रहेगा, क्योंकि जब तक अप्रैल जून के नंबर आते नहीं है, मार्केट्स को अभी भी थोड़ा बहुत एक डिसअपॉइंटिंग फील फैक्टर मिला था, क्योंकि नंबर्स फंडामेंटली देखें तो हार्डली 2% की ग्रोथ आई है। तो अप्रैल के जून के क्वार्टर के बाद आपको एक अच्छा छलांग देखने को मिल सकता है, होपफुली अगर नंबर्स उम्मीद से बेहतर है। तो मैं यही कहूंगा कि 3 से 4 महीने का व्यू रखना है, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और मेरे ख्याल से कम 7-8% का तो अपसाइड पॉसिबल है, अगर रिजल्ट्स ठीक ठाक आते हैं। ऑल राइट, आप कह रहे हैं अविनाश जी कि प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अगर 3 से 4 महीने का व्यू है तो आप अपसाइड देखते हैं इसमें। अविनाश जी, अशोक लेलैंड पर भी राय मांग रहे हैं विवेक कुमार जी, और कह रहे हैं 2 महीने का व्यू आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड में तो 2 महीने के बाद तो स्टॉक एक्सप्लिट हो जाएगा, बिकॉज अभी 1:1 का बोनस किया है, तो अच्छा। नॉर्मली अरिथमेटिकली शेयर का भाव जो भी लेवल है उससे आधा हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे शेयर में जहाँ पे कम बोनस शेयर है वहां पे डिलीवरी ले लीजिए, रादर देन कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हो सकता है कि महीना या सवा महीने के बाद आपको वो स्प्लिट वैल्यू मिले। हालांकि बोनस शेयर तो आपको मिलेंगे, बट मैं यही कहूंगा कि कम बोनस खरीदना है तो डिलीवरी खरीदिए, और उसके बाद एक बार स्टॉक एक्सप्लिट होता है, एक्स बोनस होता है, उसके बाद आपको फ्रेश खरीदने की बात सोचनी चाहिए। हालांकि फंडामेंटल जैसे मैंने पहले भी कहा कि कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, कमेंट्री अच्छी है, तो अप्रैल और जून का क्वार्टर भी अच्छा आएगा ऐसा मुझे लगता ऑल राइट, आई थिंक अशोक लेलैंड पर ये काफी अच्छा इंसाइट दिया अविनाश जी आपने, जो विवेक कुमार जी के काफी काम आने वाला है। एस डी चक्रवर्ती हैं, कह रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के करंट लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है क्या? है। देखिए, अगर आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है, बिकॉज हाउसिंग फाइनेंस इंडिया में काफी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्लस जो आरबीआई ने अभी 2 रेट कट अनाउंस किए थे, ये भी, इसका भी असर आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिलेगा। काफी नए इन्वेस्टर्स और नए जो ग्राहक है वो हाउसिंग लोन्स लेंगे। और बजाज फाइनेंस जब से पब्लिक इशू हुआ है, मुझे याद है 70 रुपए में ये पब्लिक इशू आया था, उसके बाद करीबन 3 लाख करोड़ आईपीओ में इन्होंने कलेक्ट किया था। तो देखिए, ग्रुप बहुत वेल मैनेज्ड है, काफी वेल्थ भी इन्होंने क्रिएट किया है जैसे बजाज फाइनेंस के लिए। तो नजरिया आप अगर साल 1.5 साल का रखते हो तो इसमें अच्छा पैसा बनेगा। बट हाँ, थोड़ा सा आपको सब्र और पेशेंस रखना है। ये शेयर थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन फंडामेंटली और बैलेंस शीट वाइज ये बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बट हाँ, लॉन्गर टर्म ही पैसा बनेगा। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं बजाज फाइनेंस स्लो एंड स्टेडी है, लेकिन लॉन्गर टर्म में पैसा मिलने की अच्छी उम्मीद है। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? देखिए, हमने जो भी स्टॉक्स आपको बताया मैडम, वो हमारे सारे इन्वेस्टर्स को हमने बताया है, तो मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। बट इन्वेस्टर्स हमारे जो है, जो हमारी कंपनीज के हैं, वहां पे हमने उनको डेफिनेटली सजेस्ट किया है। ऑल राइट, थैंक यू।